आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें राजीव गांधी की सरकार में पहली बार सांसद बनाया जाता है और नरेंद्र मोदी की सरकार में वो मंत्री बनते हैं। WCG न्यूज़ में आपने टॉक विद कॉलर के शोज तो बहुत देखे होंगे, पर आज हम टॉक विद कॉलर में एक ऐसे मेहमान को लेकर आए हैं जो भारत सरकार में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हमारे साथ इस बार टॉक विद कॉलर के एपिसोड में बात करने के लिए मौजूद होंगे MJ अकबर साहब। MJ अकबर साहब ना केवल केंद्र में विदेश राज्य मंत्री, इसके अलावा प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। द टेलीग्राफ जैसे अखबार में संपादक रह चुके हैं। इसके अलावा वो एक फेमस लेखक भी हैं। आपको बता दें, WCG न्यूज़ चैनल ही सिर्फ एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर MJ अकबर जी का आपको पहला इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहें WCG न्यूज़ के साथ और हाँ, ज़रूर देखिएगा ये हमारा खास इंटरव्यू MJ अकबर साहब के साथ। स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैंने रिसेंटली देखा कि आपकी एक नई किताब आई है। तो सबसे पहली बात, ये जो आपकी किताब है दौलाई साहब एंड द ब्लैक जमींदार, इसमें मतलब मैंने जब पढ़ रहा था तो पढ़ता था कि द दौलाई साहब एंड ब्लैक जमींदार इज़ ईजी टू पिकअप एंड हार्ड टू पुट इट डाउन। क्यों सर? ये देखिए सर की नई किताब है, तो क्यों है ऐसा कि इट इज़ ईजी टू पिकअप एंड हार्ड टू पुट इट डाउन? मैंने पढ़ा है पर मैं इसका आंसर नहीं बताऊँगा, मैं चाहता हूँ आप बताओ इसका आंसर। भाई, इजी टू पिकअप इसलिए है क्योंकि जो शीर्षक है और जो टाइटल है किताब का और जो सब्जेक्ट मैटर है, इस पे शायद बहुत कम लोग लिखे हैं। और ये मैंने क्या किया है कि जो सच्चाई है ब्रिटिश राज की या अंग्रेज़ राज की, इसकी सच्चाई हम, और ये अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, हम पूरी तरह इस सच्चाई को अपने देश के अंदर ही नहीं समझ पाए। एक तो अंग्रेज़ जो है, जो उसने अपनी इतिहास लिखी और उनके बड़े बड़े एजुकेशनल एकेडमिक इदारे हैं, वो उनकी पेट्रनेज है, वो हिस्टोरियंस को अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वगैरह में जगह देते हैं, तो इसलिए शायद थोड़ा बहुत हाथ दब जाता होगा उनका। लेकिन जो सच्चाई है कि ये उनके में वो रेसिज्म जिसको कहते हैं, वो हमारे खिलाफ, नस्ली भेदभाव, हाँ, हिंदुस्तानियों के खिलाफ काफ़ी ज़बरदस्त था। और जो सबसे बड़ी बात थी, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, जिसका सबसे बड़ा मुजाहरा होता था फैमिन में, अकाल में। देखिए, ऐसी बात तो नहीं थी कि सिर्फ अंग्रेज आने के बाद ही मतलब बादल जो है मुरझा गए या बरसना कम हो गया, उसके पहले भी होता था। लेकिन जब हमारे देश के अंदर कोई भी किसी का भी निज़ाम हो, हिंदुस्तानियों का जब निज़ाम होता था, चाहे वो महाराजा हों, दरभंगा के ही महाराजा हों मान लीजिए, या मुग़ल हों या नवाब हों या विजयनगर का राज हो या मराठा की राज हो, तो सब जो है अपने लोगों के बारे में सोचते थे, देखते थे और रिलीफ मेजर्स इस्तेमाल करते थे। अंग्रेज़ ऐसा था कि न सिर्फ हिंदुस्तानियों को लाखों और करोड़ों में मरने देता था, लेकिन उसके ऊपर जो, मतलब एक तो फिल्म भी बनी थी लगान, हाँ, कि उस पे उस ज़माने में भी जो इसका लगान, उसमें भी ड्रॉट की बात की गई थी। लगान होता था, वो ऐसा जहरीला होता था, मतलब ख़त्म कर देता था। ये मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे दूँ। अंग्रेज़ की राज शुरू होती है, लोग कहते हैं प्लासी से 1757 में, असल शुरू होती है बक्सर के बाद। बक्सर में जो जीत हुई अंग्रेज़ की 1765 में, उसके बाद बंगाल इनके हाथ आ गया, पूरा बंगाल। और उसके 4 साल बाद 1769 में, 1770 में एक बहुत बड़ा अकाल हुआ बंगाल में, उनके प्रांत में। उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स लिखते हैं कि हम जो हैं 1770-71 की एक चिट्ठी है जो इन्होंने लंदन भेजी 1772 की, जिसमें उन्होंने कहा कि न सिर्फ 1/3 से आधे तक लोग मर गए हैं, 1/3 से आधे तक लोग इस अकाल में मर गए हैं बंगाल में,
लेकिन हमने उसके बावजूद इसके हमने अपने रेवेन्यूज़ बढ़ा दिए। और हमने कैसे किया है? हम अत्याचार करके किए हैं। और आपको एक और बात बताऊं कि मैंने अपने किताब के जो ओरिजिनल सोर्सेज है, और मैं ओरिजिनल सोर्सेज के बेसिस पे लिखता हूं, वो ओरिजिनल सोर्सेज ज़्यादातर मैंने अंग्रेज़ के ही इस्तेमाल किए कि ये ना कल कहे कि भाई ये तो हिंदुस्तानी राइटर है, इन्होंने अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से लिख दिया। मैं अंग्रेज़ का ही अपना, जैसे मैंने वॉरेन हेस्टिंग्स की कहानी लिखी कि उसने क्या कहा, और यही कहानी बहुत जो, और मैंने इसमें मतलब इस किताब में कहानियों से सजाया, जो उनके मेमोआर्स में, उनके अकाउंट्स में, उनके ट्रैवलॉग्स में। एक चीज़ अच्छी थी अंग्रेज़ के बारे में, वो जो देखता था वो लिख के रहता। तो उसी में से सारा मटेरियल आ गया। यही है दुलाई साहब एंड द ब्लैक जमींदार। और दुलाली साहब तो उनका नाम था ही। और लेकिन इसमें जो ज़मींदार लोग थे, हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ज़मींदार लोग के बिना अंग्रेज़ी हुकूमत नहीं चलती। हाँ, तो हम भी इस पाप में शामिल थे। हाँ, शामिल थे कहीं ना कहीं इक्वली। आपसे बात अगर करना शुरू की जाए तो एज ए पॉलिटिशियंस तो आप हैं ही, बट एज अ राइटर आप इतने फेमस राइटर है कि मैंने आपकी एक बुक देखी थी, गांधी हिंदुज़्म अगेंस्ट जिनास इस्लाम, तो मैं उसे खरीदे, हाँ, द स्ट्रगल अगेंस्ट जिनास इस्लाम, तो मैं वो खरीदे बिना रह नहीं पाया था। तो अभी तो इंडिया में जो नरेशन सेट हो गया, लोग हिंदुज़्म शब्द सुनते हैं तो मतलब एक नरेशन क्रिएट हो जाता है कि आपने तो सुना ही होगा, कोई भगवा आतंकवाद कह देता है, कोई कुछ कह देता है। अभी राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि हिंदू अलग है एंड हिंदुत्व अलग है। तो एमजे अकबर साहब की आंख में हिंदू क्या है एंड हिंदुत्व क्या है? देखिए, ये जो है ना, ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं, और ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हैं, आप अगर सिर्फ आप अपने एक छोटे से दायरे से देखेंगे तो पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। अगर हम हिंदुइज़्म की फ़िलॉसफी देखें, जो गांधी जी अपने आप को कहते थे मुझसे बड़ा हिंदू कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मैं पूरी तरह इस धर्म में, मेरे हर मतलब रग रग में ये धर्म है, और मैं इस धर्म के हर रग रग में हूँ। और वो कहता है ये धर्म हमें ये सिखाता है, सबसे आज से नहीं, हज़ारों साल से ये सिखा रहा है कि सबके लिए अपने दिल में जगह रखो, सबके लिए अपने साथ रहने की। इसीलिए कहते हैं कि यही एक वाहिद मुल्क है, यही हमारी एक समाज है जिसमें नॉन वायलेंस चल सकता है, क्योंकि हमारे सोच में, और इसीलिए हमारे देश की सबसे बड़ी जो ताकत है वो हिंसा में नहीं है, अहिंसा में है। अच्छा, ये बात जो गांधी जी कहते थे, इसका एक बहुत बड़ा प्रलय, ये हमने अपने दुलाली साहब की किताब में देखा। 1823 में जो दूसरे बिशप थे एंग्लिकन चर्च के, बिशप हेबर, वो आए और उन्होंने फिर सारा देश वो देखने गए। तो वाराणसी में जब आए, 1824 की बात होगी, जब वो वाराणसी में आए तो उन्होंने देखा कि एक टैक्स के ऊपर लोग जो है बड़े क्रोधित थे। तो उन्होंने फिर जो ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने जो प्रोटेस्ट किया, जो आंदोलन किया, वो अहिंसा के बेसिस पे किया। तो इसलिए जो गांधी जी ने नॉन वायलेंस, हाँ, नॉन वायलेंस काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा था, बहुत इफेक्टिव रहा था। और गांधी जी ने जो इस अस्त्र को, मैं अस्त्र बोल रहा हूँ, अस्त्र, अहिंसा को जो बनाया, वो ये देख के समझा, बनाया कि हमारे जो दिमाग में और हमारे जो ख्याल में, राइट, और सबके ख्याल में, एक बार आप इस मुल्क के सांस के साथ मिलाना शुरू कर दो, तो फिर आप जिस मज़हब से भी आए हो, ये मुल्क जो है आपके अहिंसा के एम्ब्रेस में, अहिंसा के एक विलय में आपको अपना बना लेता है। अभी आपने गांधी जी की बात की तो मतलब एक मेरा क्वेश्चन क्विक आउट आ गया कि आपको नहीं लगता कि हमारी कंट्री में गांधी जी को उतनी अहमियत नहीं मिल पाती है जितनी कि फॉरेन कंट्रीज़ में मिलती है? एग्जांपल देख सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी जी के रास्ते पे चलते थे, अहिंसा के साथ उन्होंने वहाँ पे रेसिज्म को ख़त्म किया। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया में कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि अब हमें गांधी से सीखने की जगह उन्हें पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है,
कि आप हम ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है कि पढ़ो, ये है हमारे फादर ऑफ नेशन, ये है महात्मा गांधी, इन्होंने ये किया। क्योंकि जब अभी आपने कहा कि हमारे रग रग में ही वही है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो चेंजेस हो रहा है कि हम गांधी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर गांधी जी को एक्सेप्ट हम नहीं करते हैं या हमारे फिलॉसफी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप समझिए कि हर गांव में हिंसा होती। ये जो है, ये तो 100% ट्रू है। हाँ, ये जो हम देखते हैं ना कि कभी कभी जो एक भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं ऐसी बात नहीं बोलता, किसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, किसी कौम के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, किसी बात पे नहीं होनी चाहिए। हम आखिरकार रिपब्लिक हैं, डेमोक्रेसी में हम यकीन करते हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये तो अब ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर सारे हिंदुस्तानी फरिश्ते बन गए हैं, सारे हिंदुस्तानी मतलब त्यागी बन गए हैं, सारे हिंदुस्तानी जो है या सारे भारतीय वासी जो है वो ऐसा बन गए हैं कि जैसे उनसे पाप ही नहीं होगा। सच्चाई है कि समाज के अंदर वैसे लोग होते हैं। आपके घर के इस पास होगा, मेरे घर के इस पास होंगे, कुछ लोग होंगे जो शरारत करते हैं, जो फसाद करते हैं, और वो एक, लेकिन मैं मानता हूँ कि 99% 90% जो हमारे देश के जो सच्चे लोग हैं वो जो है इस देश को एक रख के आगे बढ़ना। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग गांधी को नहीं पसंद करते हैं सचमुच वो गांधी को जानते ही नहीं है। ये भी बात है, बिल्कुल। ये बात, आपकी बात बहुत ही सच्ची है। जो गांधी जी को नहीं पसंद करते हैं उसका एक ही अर्थ निकलता है कि वो गांधी जी को समझते नहीं हैं और शायद समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो एक लेखक के तौर पर आप किसे पढ़ना पसंद करते हैं, और एक सफल लेखक बनने के लिए हम जैसे यंगस्टर्स को क्या क्या करनी चाहिए? क्योंकि मैं जब आया था देख रहा था आर्टिकल्स पढ़े जा रहे थे, तो एक सफल लेखक बनने के लिए हम लोगों का आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा, और आप एक लेखक के तौर पर किन्हें पढ़ते हैं जिसे आप अपना आइडल मानते होंगे? देखिए, हालांकि अब तो आप आइडल बन चुके हैं हम जैसे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए जो लिखना पसंद करते हैं, पर आप अपने टाइम में या फिर अभी भी आप किन्हें अपना आइडल मानते हैं? देखिए, जो पढ़ना विषय से होता है। आप एक लेखक सिर्फ नहीं पढ़ते हैं, आप जिस विषय पे काम करना शुरू करते हैं ना, तो उस विषय के ऊपर जब आप पढ़ना सीखते हैं तो वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जो होते हैं, वो फिर हर किताब जो है आपके लिए एक दरवाज़ा खोलती है, और जैसे आप दरवाज़ा खोल के उस कमरे में जाते हैं, उस कमरे को पूरा आप समझ पाते हैं, तो फिर उस कमरे का एक दूसरा दरवाज़ा निकलता है, और ये हर किताब एक नया दरवाज़ा होता है। और ये दरवाज़ा जो है आपके अंदर जब समा जाता है तो ये समझ के आप फिर एक नई हवेली बना सकते हैं। हर किताब एक हवेली होती है, तो इसलिए हवेली बनाने के लिए पहले तो आप जो पुराने घर हैं उनको समझिए भी बनते कैसे थे तो कुछ टिप्स, कुछ, और फिर आप जो है अपने विचार से, अपने सोच से आप ज़िंदगी में एक काम कभी मत कीजिए, किसी का नकल मत कीजिए। हाँ। जब तक आपके अंदर एक नई आइडिया, एक नई सोच, एक नई कॉन्सेप्ट, एक नई लिखने की भावना, एक नई लिखने का तरीका जब तक नहीं समा जाता है ना, तब तक किताब लिखने से जितना दूर रह सके दूर रहेगी। 1991 में आपने और एक बुक लिखी थी, कश्मीर बिहाइंड द वैली। उसमें आपने कश्मीरियत को बहुत अच्छे से समझाया था। तो मैं और एक बार आपसे, कश्मीरियत क्या है, क्योंकि कश्मीर में जो लोग हैं उनकी समस्याएं कुछ और है, तो आप बताइए कि आपके हिसाब से कश्मीरियत है क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं फैक्ट भी है, कश्मीरियत है क्या? क्योंकि लोग जो प्रेजुडिस हो जाते हैं, न्यूज़ में कुछ और देखते हैं, वहाँ के लोगों की बात, क्योंकि आपने बुक लिखी 1991 में लिखी। कश्मीरियत क्या है? कश्मीरियत एक तरह का इंसानियत है, और ये लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं इंसानियत, शायद इसका भी पूरी तरह हम महत्व नहीं समझ पाते हैं। आखिर इंसानियत इंसान से ही निकलता है, तो सबसे जो भला इंसान होता है उसी के सोच से तो ये शब्द निकला है। मैं फिर कहता हूँ कि हाँ, हर इंसान इंसानियत का एक प्रतीक नहीं होता है। हाँ, 100% नहीं। लेकिन इंसानियत एक आइडियोलॉजी है, इंसानियत एक सोच है, इंसानियत एक सच्चाई भी है, और इस सच्चाई से अब मैं समझता हूँ कि जिसको हम कश्मीरियत बोलते हैं
वो आप केरला जाएंगे तो आप केरला में भी आपको मतलब केरला के की तो तरह सर 1991 का सिनेरियो आज के सिनेरियो से जो कश्मीरियत वाला जो था वो डेफिनेशन सेम ही रहेगा उस टाइम आप क्योंकि वो तो ये डेफिनेशन तो मतलब हज़ारों साल से आ रहा है ना, तो ये डेफिनेशन तो इंसानियत जो है, हमारे जो सारे मज़हब हैं उसके पहले से भी तो कई फ़िलासफ़ीज़ है, तो ये फ़िलासफ़ीज़ जो है वहाँ से आती है। तो आप और मैं तो समझता हूँ कि हर मज़हब उस एक वेल से, उस कुएं से भी जो शायद ऊपर वाला का दिया हुआ कुआं है, उससे निकाल के फिर उसको अपने आप के रंग में अडेप्ट करते हैं। आप 370 आर्टिकल हटने से पहले और 35 पे हटने से पहले वाले कश्मीर को कैसे देखते हैं और अभी वाले कश्मीर को कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो देखिए कश्मीर जो है अपनी जगह पे है, और जो कानून बनते हैं कोई कानून परमानेंट तो होता नहीं है, फ़लसफ़ा जो है वो परमानेंट होता है, कानून तो आता जाता रहता है। 1947 के लोग कह रहे हैं कि चेंजेस आए काफ़ी। भाई लोग जो कहें, मेरी बात भी सुन लें, 1947 के पहले भी तो कश्मीर था। तो आर्टिकल 370 तो 1947 के लिए आया। हाँ। और वो भी वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये टेम्पररी है। हाँ हाँ। कहीं तो ये नहीं लिखा था कि ये परमानेंट है। हाँ। तो ये टेम्पररी है, तो ये सब तो सब समस्याएं भी होंगी, और ये इन समस्याओं का सावधान भी होगा, समाधान भी होगा। पैट्रियटिज्म जो हो, देशभक्ति, सब लोग उसको अपने अपने नज़र से देखते हैं। किसी के लिए अगर टैप खुला है तो नल बंद करना भी देशभक्ति है, और किसी के लिए भारत माता की जय नारा लगाना भी देशभक्ति है। आपको नहीं लगता कि देशभक्ति जो है ये अब हम, खासकर हम जैसे युवाओं से या फिर अब देश के नागरिक से कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है? ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच में देखने को मिलती है, और इसके लिए केजरीवाल ने, दिल्ली की जो केजरीवाल गवर्नमेंट है उसने देशभक्ति के लिए क्लासेस भी लगानी शुरू कर दी। तो अब हम लोगों को जो सबसे रिच कल्चर है इंडियंस का हमारा, अब हम लोगों को देशभक्ति सीखनी पड़ेगी क्या? ऐसा दिन आ गया? आपको नहीं लगता देशभक्ति खत्म हो रही है धीरे धीरे? नहीं, मैं समझता हूँ कि देशभक्ति जो है वो तो हमारे रगों में है। तो कहीं भी आप दुनिया में चले जाइए तो जो लोग अपना देश मानते हैं उनमें ये आ जाती है। जो स्कूल्स में जो सिखाया जाता है, मैं समझता हूँ वो देशभक्ति कम सिखाया था, और जो देशभक्त थे, जो एक प्रतीक बन गए हैं देशभक्ति का, और जो बड़े बड़े देशभक्त हैं उनके बारे में सिखाया जाता है कि उन्होंने क्या क्या समस्याएं देखी, उन्होंने क्या चैलेंजेस देखे, उन्होंने कैसे चैलेंजेस को निपटाया, उन्होंने क्या सोच दिया, और उन्होंने कहा, कैसे कहा कि भैया हम एक हैं, हम एक मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। जिस दिन हम एक नहीं रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर सर आपको फुल अथॉरिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए आप समझिए कि डेमोक्रेसी में फुल अथॉरिटी कोई शब्द ही नहीं होता, सब लायबल होते हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज होती है, और इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर चलते हैं। ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी एक। अगर आपको कुछ अमेंड करने को कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या अमेंड करना चाहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या अमेंड करना चाहेंगे? अगर आपको लगता है कि अमेंडमेंट्स की अगर ज़रूरत हो, आपको कहा जाए कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो अमेंड हो ही नहीं सकते, और वही तो है वजूद जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है। नहीं, अब कानून जो है, अब जैसे क्रिमिनल कोड, क्रिमिनल कोड बना था सबसे पहले 1860 में, उसके बाद 1900 मतलब बदलता रहा 1900 अभी तक ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे क्रिमिनल कोड में जो है मतलब अंग्रेज़ के ज़माने के चल ही रहे। अरे उसको तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। जुडिशल सिस्टम जो है उसको आपको कैसे, कहाँ बदल गया है, कहाँ अपनी नीयत से अलग हो गया है, कहाँ काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है, इन सब चीज़ों को देखिए सब तो बदलते रहते हैं। अगर कानून बदलने की कोई कारण नहीं होती तो फिर लेजिस्लेटर क्यों होता, पार्लियामेंट क्यों होता? पार्लियामेंट तो कानून के लिए ही बना है, और हर कानून जैसे नई अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। आज समझिए कि इकॉनमी में
स्टार्टअप्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं। आप यहाँ पर जो कैमरा इस्तेमाल करते हैं, आपको याद नहीं होगा, आपके जन्म के पहले ये एक कैमरा का साइज़ जो होता है 3 फुट का होता था। आज जो है लगा करते थे। आप एक हैंड कैमरा लेकर हाँ। आप बिल्कुल, और उससे और बढ़िया क्वालिटी का काम आप देख रहे हैं। तो इसलिए अब इसके लिए भी तो एक नया कानूनी ढांचा चाहिए ना। तो ये सब तो बदलता रहता है। मेरे और आपके बीच में एक रिलेशन है। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, फर्स्ट टाइम आप वहाँ से चुन के पार्लियामेंट पहुँचे थे, तो लोगों को बताइए वो 89 का इलेक्शंस क्या था और कैसे आपको डिफ़िकल्टीज़ का अगर आपको फेस करना पड़ा तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी वहाँ पे, और उस टाइम में जो इलेक्शंस लड़े जाते थे और आज के टाइम में जो इलेक्शंस कंटेस्ट किए जाते हैं, क्या डिफरेंस है? क्योंकि अब तो सोशल मीडिया आ चुका है, तो सब कुछ सोशल मीडिया पे आ चुका है। तो उस टाइम में लोगों के बीच जाना, कन्विंस करना, और आप किशनगंज जाते हैं, तो कैसा आपके लिए वो हर्डल्स रहा था? क्योंकि मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना है। अब आप पब्लिक को बताइए, आपके लिए वो आपका फर्स्ट इलेक्शन कैसा था? देखिए, सोशल मीडिया सिर्फ रफ्तार बढ़ाया है, बुनियादी सच्ची नहीं बदला है। और कुछ जो और कभी कभी सोशल मीडिया आप भी जानते हैं एक बहाना बन जाता है कॉन्फ्लिक्ट का, रैंकर का वगैरह। लेकिन मुझे जो सबसे, मैं क्योंकि आपने किशनगंज की बात कही, तो मुझे एक याद है कि एक जगह मेरी मीटिंग थी गांव में, तो देर हो गई, सड़क भी जैसे थे वैसे थे। अब मुझे याद है एक पुल है वहाँ पे, तो पुल पे भी मतलब आपका बनवाया हुआ पुल है। अभी भी मैं देखा था, मतलब अभी जब रिसेंटली मैं बिहार इलेक्शन कवर कर रहा था, तो मेरे को तब एक ही चीज़ मैं देखते गया। फिर जैसे बताया करते थे, तो मैंने बताया बचपन में तो मुझे पता भी नहीं था कि सांसद क्या होते, जाहिर सी बात है कम उम्र थी। फिर दादाजी आपके बारे में बताया करते थे। हाँ, तो मैंने पहुँच गया मैं भी बहुत देर से, तो 10 साढ़े 10 रात हो गए थे, तो वहाँ कोई था नहीं। लेकिन एक हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए थे चारपाई पे, शायद उनको नींद नहीं आ रही थी, हुक्का हुक्का पी रहे थे अपना। तो जब देखे कि भैया हम अपनी जीप लेके ठेल टाल के पहुंच ही गए, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा कि बेटा चाय वाय। तो मैंने कहा भाई चाय वाय इस वक्त में आप कहाँ गांव में, लेकिन पानी उन्होंने ज़रूर पिलाई। बैठ के फिर वो पूछने लगे मुझे बोफोर्स के बारे में। हाँ। तो मैंने कहा कि जो भी, वैसे मैंने आदरणीय चचा कहा होगा, दादा कहा होगा, जो भी कहा होगा। तो मैंने कहा कि आपको इतनी जानकारी, बोले बेटा इस मुल्क में जो इसमें जानकारी हवा से आती है। तो मतलब उनका क्या था? मतलब क्या था कि लोग जो है जब बस में बैठते थे, ट्रेन में बैठते थे, एक दूसरे से बात करते, नाई की दुकान पे बात करते थे, उससे बात से बात बढ़ती थी और जानकारी भी बढ़ती थी। तो जैसी भी समय, तो पहचान गए थे कि आपको क्या इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जैसा भी समय हो, जैसा भी हो, हमारे मुल्क में एक चीज़ की कमी नहीं है, जानकारी की कमी नहीं है, सब जानते हैं। ये कहा जाता है कि एक रिक्शा वाला भी आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है। क्यों नहीं, क्यों? मैं तो समझता हूँ कि जो रिक्शा चलाता है, जो गरीब है, वो मिडिल क्लास से ज़्यादा जानता है, ज़्यादा जानता है कि हमारे देश के भला क्या है, देश के लिए भला क्या है। और हमें कभी इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आप क्योंकि मतलब मैं अब उस जगह से ना निकल ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि उस टाइम में आपसे किसी ने, आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और चाहते आपसे बोफोर्स के बारे में पूछ लिया गया, तो मतलब ऐसा क्या था कि आपको किशनगंज, आपने कहा कि अभी खुद ही आपने टिकट मांगा था किशनगंज के लिए, तो आप जो जर्नलिज्म छोड़ के अचानक से पॉलिटिक्स में आए, तो वो चेंजेस क्या था? क्या राजीव गांधी जी ने, वो तो खैर अपनी जगह पे है, और वो अपने व्यक्तिगत एक बात है। वो तो आप एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी हैं और हम लोग भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि मीडिया जो है अपनी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं खो चुकी है? देखिए, ये सब ऊपर नीचे की बात है, समय आता है। ये मीडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा नहीं है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे यहाँ जो आज प्रिंटिंग के बाद उसको अखबार कहते हैं। हाँ। उसके पहले जो थिएटर होता था, हाँ, वो क्या मीडिया नहीं था क्या? हाँ, वे ऑफ कम्युनिकेशन तो था। क्या बात कर रहे हैं? तो हमारी लिटरेचर मीडिया थी।
हमारे कबीर दास के जो हर गांव में जाके सुनाए थे, वो मीडिया नहीं था क्या? वो मीडिया तो एज ए बिल्कुल मीडियम था ही। और वो मीडिया जो था, वो जब कबीर दास की पढ़ता था, गाता था, वो जितना समझाता था, उनके हर एक मतलब शब्द में जितनी जान थी, शायद पूरे एक टेलीविजन चैनल में ना हो। आप क्या प्रेफर करते हैं, न्यू मीडिया जिसमें यूट्यूब जैसे चैनल्स आ जाते हैं, टेलीविज़न या फिर अखबार? देखिए, ये जो है ना आपका प्रश्न, इसमें एक फंडामेंटल गलती है, फ्लॉ है। क्योंकि एक नए मीडिया इंस्ट्रूमेंट के आने से पुराना ख़त्म नहीं हो जाता है। जब अखबार शुरू हुआ, ठीक है, तो बहुत दिन अखबार का सिर्फ एक ही अखबार का राज था और कोई मीडियम नहीं था। उसके बाद रेडियो आया, तो रेडियो आने से क्या अखबार बंद हो गया? रेडियो के बाद टेलीविज़न आया, तो टेलीविज़न आने से क्या रेडियो बंद हो गया? राइट। टेलीविज़न के बाद इंटरनेट आया, तो इंटरनेट आने से क्या टेलीविज़न बंद हो गया? इनफैक्ट हर चीज़ ने अपनी जगह बना के ली, हिसाब से हर चीज़ ने अपनी जगह बना ली। एवरीथिंग इज़ फाउंड इट्स ओन लेवल, और यही अच्छी बात है और यही क्रिएटिविटी है मीडिया की। मीडिया के अंदर बड़ी ज़बरदस्त क्रिएटिविटी, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आज भी कोर्ट्स में एविडेंस माना जाता है न्यूज़पेपर को। आप अगर बताइए तो आप प्रेफर क्या करते हैं? किस बात में? न्यूज़पेपर, न्यू जर्नलिज्म? उससे देखिए, सबके अपने अपने, हर चीज़ में ये जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ये अच्छा है वो बुरा है, सब अपनी अपनी जगह, सब अपनी अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं। ये बहुत, मीडिया भी एक बहुत बड़ी थाली है। अब कभी बैगन अच्छा लगता है, कभी आलू अच्छा लगता है, कभी भुजिया अच्छा लगता है, कभी चोखा अच्छा लगता है, तो खाते रहिए आप, एक चीज़ को निकालते क्यों है थाली से? जर्नलिस्ट जितने भी थे कोविड के टाइम में एज ए फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे थे। आप भी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट, बहुत बड़े बड़े आपने अखबारों में काम किया है, टेलीग्राफ जैसे अखबारों में काम किया है, टेकन जैसे अखबारों में काम किया है। सर, आपको नहीं लगता कि हमारी कंट्री में जो जर्नलिस्ट हैं, ये तो मेनली प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, मोस्टली हैं जो राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी एंड दूरदर्शन में काम करते हैं, तो नहीं लगता सर कि जर्नलिस्ट के लिए एक जो कुछ स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए, जिसके तहत जर्नलिस्ट को भी कुछ कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए? क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि केजरीवाल ने भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी काफ़ी लेट आगे स्टार्ट की, क्योंकि एक जर्नलिस्ट जो होता है, आप बन गए, आप रिटायर्ड होने तक ही जर्नलिस्ट रहेंगे। एक डॉक्टर की भी रिटायरमेंट होती है, बट एक जर्नलिस्ट जो होता है, बन गया जर्नलिस्ट टिल हिज डेथ, वो जर्नलिस्ट है। आपको नहीं लगता कि एक जर्नलिस्ट के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल अलाउंसेस होने चाहिए कि हाँ, अगर आप जर्नलिस्ट हो, क्योंकि उस पाइंग तक करते हैं, लोगों के लिए खबरें निकाल के लाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो जितनी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है, खास करके रिपोर्टर्स को, उन्हें अपने जान जोखिम में डालकर, क्योंकि हमें जो कोविड-19 था तो हर किसी को अल्टरनेट पे टाइम्स मिल रहे थे, पर एक मीडिया ही ऐसा सेक्टर था जो दिन रात काम कर रहा था, लोगों तक मैसेज पहुंचा रहा था। तो आपको नहीं लगता कि जर्नलिज्म में अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो, कुछ रिपोर्टर्स के कुछ क्योंकि मेनली उनकी बात नहीं हो पाती, टीवी चैनल्स की बात हो जाती है, जो असली पत्रकार है, जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो पाती है, तो आपको नहीं लगता उनके लिए कुछ अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए? नहीं, ज़रूर उठाने चाहिए। जर्नलिज्म पब्लिक सर्विस तो है, और जहाँ जितनी सुविधाएँ दी जाएँ उनको, उतनी समाज के लिए भी अच्छी बात है, सिर्फ जर्नलिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है। और एक सवाल सर, जर्नलिज्म पब्लिक सर्विस है, जर्नलिज्म पैशन है या प्रोफेशन है? नहीं, ये भी देखिए, मैं तो इस प्रश्न को प्रश्न ही नहीं मानता। अगर आपके पास पैशन नहीं है तो आप जर्नलिज्म में आते क्यों? और सिर्फ जर्नलिज्म क्यों, मैं जो डॉक्टर बनता है वो बिना पैशन के बन जाता है क्या? जो भी पब्लिक सर्विस होता है उसमें थोड़ा बहुत पैशन तो चाहिए, थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी पैशन। जर्नलिज्म में तो पूरा पैशन चाहिए। नहीं, मैं डॉक्टर जो है, जो ख़ास तौर गरीब के लिए डॉक्टरी करता है, ये तो ठीक है, ये अपने बड़े बड़े एम्स वगैरह में ठीक है, अच्छे लोग हैं, लेकिन आप सोचिए उसकी बात, जो किशनगंज में बैठा हुआ है, गाँव में बैठा हुआ है, वो मरीज़ देख रहा है, वो बिना पैशन के है क्या? वो तो एक क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे पुटअप करके रखा था कि ऑस्ट्रिया की राजधानी, सॉरी, ऑस्ट्रिया जो किशनगंज को बनाने का बता रहे थे, वो आप सर दोबारा अगर आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका गलत मिलता बात है, है, कोई ऑस्ट्रिया वगैरह नहीं, मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहा था कि यहाँ पे जो माहौल है ये हिमालय के फुट हिल्स में है। दोबारा अगर आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका मिलता है, इलेक्शन अगर आप जीतते हो, तो आप वो सेम प्लान को वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं, करेंगे? ये किशनगंज की बात नहीं है, हर सिर्फ मैं किशनगंज के संदर्भ में इसलिए कहता था कि हिमालय के फुट हिल्स पे है चिकन नेक का दरवाज़ा जो है, हाँ हाँ हाँ,
तो आपकी हर ज्योग्राफी में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उस अपॉर्चुनिटी को समझ के कैसे वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकते हैं, ये होता है एमपी का सबसे बड़ा चैलेंज। क्योंकि ज्योग्राफी आप बदल नहीं सकते, लेकिन उस ज्योग्राफी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो समझ के आप लाइए। आपके लिए वो मोमेंट कैसा था? आप मतलब कैसा लगा था आपको जब आपको पता चला कि आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बन रहे हैं? तो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? मतलब अचानक से देखिए, एक पीएमओ से बहुत कॉल आता बड़ी होगा। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने मुझे दी थी, जिसका मैं बहुत आभारी हूँ उनका कि उन्होंने दी थी। और ये जो है उसके बाद अपनी जितनी जानकारी है, जितना पढ़ लिख के आदमी कुछ सीखा है, और उसके बाद ये समझना जो वो भी मतलब अपने ओन परफॉर्मेंस से जो वो समझा देते हैं कि भाई जब दुनिया से मिलते हो, हाँ, तो दुनिया से मिलने के तरीके समझ लो। आप जो है आवाज़ उठाकर आप बुलंद नहीं हो जाते हो, आप अपनी बात सुलझ के समझाकर निम्रता से आगे बढ़ो। जितना काम करवा सकते हो उतना जो है ये शोर गुल चीखने चिल्लाने से नहीं होता, काम नहीं होता। अकल से काम लो, दिमाग से काम लो, अपने अंदर जो स्वभाव है, अगर स्वभाव अच्छा है उससे काम लो, तो फिर देश का काम भी आगे बढ़ा। सबसे बड़ी जो बात होती है कि हम देश के लिए क्या कर सकें, बस। सर, लास्ट क्वेश्चन, क्या एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन सकता है? देखिए, ये तो अपने आप में शायद बस मैं आखिर में इतना बता दूं कि जो लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत आसान है, वो पॉलिटिक्स को नहीं समझते। बहुत मुश्किल काम। ये तो एक क्योट बन गया, जो लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत आसान है। जो पॉलिटिक्स में जो समझते हैं बहुत ग्लैमर वगैरह है, ये सब बहुत ही मतलब हल्की बात है। पॉलिटिक्स में बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत मुश्किलात है, बहुत परिश्रम है। और जो परिश्रम करना नहीं जानते हैं उनको शायद दूर रहना चाहिए। ये नहीं कहता हूँ कि जो भी आया है वो सब परिश्रम करते हैं, लेकिन अगर सक्सीड करना है, सफल होना है, तो उसके बिना, पसीने के बिना ये दुनिया में आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी फील्ड हो, जर्नलिज्म हो या फिर पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो। थैंक यू सर विद बीइंग विद अस। थैंक यू। ये थे हमारे साथ एमजे अकबर साहब, जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। हमारे चैनल को देखते रहें और आशा करेंगे कि आप हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।